बादलों में से झांकता सूरज। गुड, तू और रोशी घास कुतर के आओ। सोढ़ी मास्टर ने अफीम के नशे की झोंक में से हड़बड़ा कर उठ के आज फिर पहले की तरह हुक्म चलाया। इस दौरान उसने अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से लोहे की छोटी सी गोल लंबी डिबिया में से नस्वार की चुटकी भरने के बाद कहा, फुर्ती से भाग जाओ, भूखी भैंसें रंभ रही होंगी और साथ ही पानी खींच के नहला भी आना। हमने अपने झोले अपने आंगन के जमाती लड़कों के हवाले किए और सोढ़ी मास्टर के 2.5-3 किलोमीटर दूर वाक़े छोटे से पिंड सोहलपुर की तरफ चल पड़े। गांव के वेड़े से निकलकर अभी फिरनी पर पहुंचे ही थे कि छोटे छोटे स्कूली शागिर्दों की चलती कतार की तरह ख्यालों की एक लड़ी मेरे मन में मेरे तन के परछावें जैसी साथ साथ चलने लगी। सोढ़ी मास्टर के न्याई वाले खेत में पिछले दिनों काटे हुए बाजरे का मंजर सामने आ गया। उस वक्त एक दिन पहले पड़े मींह के कारण बन्ने पर जंगल पानी के लिए बैठी भारी और गोरे नछो बदन वाली जनानियां मेरी नजर में आईं, जिन्होंने नाक के आगे दोहरे दुपट्टे इकट्ठे करके रखे हुए थे। ये मंजर देखते हुए मुझे अपने पैर जमीन में खुपते दिखाई दिए और साथ ही टटियों की महक सर को चढ़ती महसूस हुई, जिससे मेरी सोचों को फुल स्टॉप लग गया, जैसे हम इमला लिखते वक्त लगाया करते थे। हर तीसरे दिन हमें सताता है। जटों के लड़कों को तो कभी नहीं कहता कि घास चारा कराओ। अचानक पहली बार ऐसे झल्ला कर मैंने बात छेड़ी। उनसे नाक फड़वानी है, कहे चूहों के पठान बेगारी। सोढ़ियों खतरियों को जट नीच समझते हैं। मुझसे 3-4 साल बड़े रोशी ने बताया। 4-5 लांगें भरने के बाद उसने कहा, सोढ़ियों के पल्ले है क्या सिक्खी, और जट मौजें लूटते हैं जमीनों जायदादों के सदके। ऐसे ही थोड़ा गलियों में चक्कर मारते भागते फिरते हैं। रोशी के इन बोलों ने जैसे कई पहेलियों और हिसाब जैसे मुश्किल मेरे सवालों को हल कर दिया हो। मैंने गर्दन घुमा के उसके मुंह की तरफ देखा, जिसमें तल्ख बरहमी की झलक थी। हमारे परिवारों में से ताई के बेटे रोशी को बहुत सी उन बातों का पता था जिनका बड़ों को पता होता था। दरअसल वो पहली जमात में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ के साथ के पिंड ढडा संवरा के एक जमींदार सरदार मदनजीत सिंह के यहाँ नौकर लग गया था। जमींदार की घरवाली बचंती शराब बेचने का धंधा करती और नशेई बंदों के साथ मेलजोल रखती थी। जब पुलिस पड़ती तो उसे पकड़ के भोगपुर की चौकी ले जाती। उधर रोशी उसके लड़कों के साथ माल मवेशी चराने का और घर का काम करता, वहीं रहता। इस तरह वो घर में गरीबी और तंगी तुर्शी के कारण 3-1 साल नौकर रहने के बाद वापस पिंड आ गया और हमारा जमाती बन गया था। मेरा इरादा है कि भाई को और साथ ताए को बताऊं कि सोढ़ी 4 अक्षर हमें भी पढ़ने दे, सवेरे स्कूल की सफाई की बारी लगाओ और फिर उसके जानवरों के लिए खज्जल ख्वार होते फिरो। मैंने दिल की बात कही। मुझे लगा जैसे मैंने कोई सुझाव रखा हो। मैं क्या, ठहरो जरा, चुटियां पकड़ के ना घुमाई तो आज मैं भी जट का पुत्र नहीं। इन चमारों को मेरे ही खेत दिखते हैं नोचने को। सोहलपुर के लंबड़ की कड़ाकेदार और गुस्से भरी आवाज ने अचानक हमारा ध्यान खींचा। हमारी बातचीत की तान अध बीच में ही टूट गई, जैसे भाइये की खड्डी में ताने के धागे टूट जाते थे। लंबड़ खेतों मुडेरों से घास पट्टे खोती तीवियों की तरफ लपकता हुआ जा रहा था। इस दौरान थोड़ी दूर बूढ़ों की टहलियों के झुंड के पास गधे रेंगते सुनाई दिए, जैसे शंख फूंका जा रहा हो। पर हम बातें करते चलते गए। रोज यही कुत्ते खानी होती है, हर जगह कदम कदम पे। भला हमारे पास पेलियां क्यों नहीं? इन्हीं सोचों में गुम सोढ़ी मास्टर के घर जब पहुंचे तो उसकी घरवाली ने हमारे हाथों में दरांतियां पकड़ा दी। कड़ी दोपहर में अनमने दिल से न्याइयों वाले खेत में गए, ताजी और सूखी टटियों से अपने पैर बचा बचा के आगे धरते हुए। लहू में लिथड़े छोटे कपड़ों को दरांतियों की नोक से घुमाकर हम दूर फेंकते और पास घूमते 2-3 कतूरे अपने दांतों के बीच उन्हें दबोच के इधर कभी उधर दौड़ते हुए आपस में खेलने लगते। उनकी हरकतें देख के दिल खुश होता, पर उमस की वजह से चारों तरफ बदबू इतनी फैली हुई थी कि सर को चढ़ी जाती थी। हवा बिल्कुल बंद थी और सांस लेना दोभर हो रहा था। घिन के कारण मतली से मेरा दिल वहां से भाग जाने को करता कि किस घड़ी साफ पानी से अपने पैर और टांगें धोऊं। पर हम फिर भी पके हुए सिट्टों वाला बाजरा काटते रहे।
इतने में सोढ़न सर मुंह के गिर्द दुपट्टा लपेट के बाजरे की गठड़ियां बांधने लगी और फिर रोशी और मैं दोनों इकट्ठे ही पट्टे कुतरने वाली मशीन फेरते रहे और सोढ़न उसमें चारा लगाती रही। हमारे सांस चढ़ गए और पसीने पसीने हो गए। मैं दिल में सोढ़ी को गालियां निकालता रहा, जिनके बोल ना बोलने पर भी मुझे अपने कानों में सुनाई देते रहे। पिंड को लौटते वक्त जब नलके की तरफ बढ़े तो सोढ़न ने कहा, रुको, मैं पिलाती हूँ। उसके इशारे के मुताबिक हम घर के गंदे पानी के निकास की नाली की तरफ गए और दोनों हाथों की ओक बना ली। उसने पानी भरे जग से ऊपर थोड़े फासले से पानी पिलाया। बेहड़े से बाहर पैर रखते ही रोशी ने कहा, पहले हमारे भाई इन मास्टरों और इनके जानवरों की टहल सेवा करते रहे और अब हम। न साला सोटी बदलता है न मरता, कोढ़नी जैसा लमठींग अमली। गधों के रेंकने की आवाज फिर सुनाई दी और हम छलांगे मारते भैयों के वेढ़े की तरफ दौड़ पड़े, जहां छोटे छोटे तंबू, झोंपड़ियां या कोठड़ियां बनाई हुई थी। टावे टावे घर के पास बकरी बंधी हुई थी और मेमने टाप कूद रहे थे। गधे और उनके इर्द गिर्द फिरते आदमी औरतें कभी घरों के अंदर जाते या बाहर निकलते दिखाई देते। आगे गए तो देखा मेरा भाइया इन भैयों के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था, जिनको हमारे लोग पूरबिये कहते थे। मैं हैरान रह गया कि वो मिली जुली हिंदी पंजाबी में बातें कर रहे थे। उधर तो हमको बच्चों के नाम भी दिनों के नामों पर रखने पड़ते हैं, वो भी बिगाड़ कर, जैसे सोमू, मंगलू, बुद्धू वगैरह, या फिर जीव जंतुओं, पशु पंछियों के नामों पर। जैसे मेरा ही नाम है मच्छरदास, उसका मक्खी दास, उसका तोता राम, और वो खड़ा है चिड़ी राम, और वो खड़ा है हग्गी टट्टी राम और मूतर राम। भाइये ने बीच में टोकते हुए जैसे भैयों की समाजी परेशानी की तायीद के लिए बात छेड़ी हो। हमारे सभी नाम ऐसे ही गंदमंद पर हैं, तो तुम अपने नाम दूजे लोगों वर्गे रख लो, ऐसमें की दिक्कत है? भाइये ने आहिस्ता से सुझाव दिया। ठकरों राजपूतों जैसे भगवान दा नाम लो। मेरे माँ बाप ने मेरे छोटे भाई का नाम उदय सिंह रख लिया और ठाकुर लठ लेकर आ गए कि आपने हमरे पिता का नाम क्यों रखा। कहने लगे कि तुम हमरे बाप बनना चाहते हो, तुम्हें क्या हक है कि हमरे जैसे नाम रखें। भला चाहते हो तो यह नाम छोड़ो, इसी में आपकी भलाई है। भैये के चेहरे पर उदासी की तह किसी बरसाती नाले की बाढ़ की तरह तेज तेज चढ़ रही थी। तो फिर उन्हा का कहा मन लिया? भाइया अपने शक शुबे का निपटारा करता लगता था। उसने अपने जुगे के बगल वाले खीसे में हाथ डाला, बीड़ियों का बंडल और तीलियों की डिबिया निकाली। फिर क्या पिटाई करवानी थी? उस दिन भाई का नाम उदय सिंह से बुद्धू हो गया। भैया किसी गुस्से में उदास सा हो गया लगता था। उसने रेतली जमीन पर दाईं उंगली से कोई तस्वीर बनाई या कुछ लिखा, आखिर उसी हाथ की हथेली फैला के उसको मिटा दिया। मुझे उसके खेल की कुछ उग सुग न लगी। भाइये के मुंह से उसकी उतस्कता साफ दिख रही थी, जैसे वो सोचता हो कि वो भैया अपने इलाके की और बातें बताए। ठाकुरदास क्या बताएं, उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारी हालत बहुत खराब है। हमारी कम्मी कमीनों की नई शादी दी डोली सीधी ठाकुरों के घर जाती है। जब चाहते हैं हमारी बहू बेटियों को अपनी हवेली बुला लेते हैं। एक भैया अपने इलाके की दुख भरी जबान में बिपता सुना रहा था। ये सुन के भाइया फुर्ती से पैरों के बल बैठ गया। उसने हाथ में सुलगती बीड़ी दोहरी की और फिर उसके दो टोटे कर दिए। भाइये का शरीर तन सा गया। उसने हमारी तरफ तैरती से निगाह मारी पर कहा कुछ नहीं। और बताऊं? बुढ़ापे की तरफ तेजी से बढ़ता भैया बोलता बोलता रुक गया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा कांपती हुई सी हो गई और मुंह पर घोर उदासी और मायूसी के निशान साफ उभर आए। उसने लफ्जों को किसी बच्चे की तरह जोड़ा और जैसे तैसे हिम्मत करके बोला, होली के दिन मत पूछो, शाम को ठाकुर शराब पी के और लठ लेके आ जाते हैं, हुक्म करते हैं अपनी औरतों को कहो हमारा मनोरंजन करें। अब इधर आ गए हैं अपना बाल बच्चा लेकर। मुझे लगा कि भैये के पास लफ्ज खत्म हो गए हैं। उसका गला भर आया और आंखों में पानी छलक उठा। उसकी गर्दन नीचे को यूं लटक गई थी जैसे किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी गई हो। ये सब कुछ देखते सुनते मेरे अपने तन में सांस न रहा और मुंह सुत सा गया। पल भर बाद मुझे महसूस हुआ कि उनके साझे दुखों के लेन देन ने बोली और इलाके के फर्क पर पोचा फेर दिया हो। भाइये की आंखों में लाली चमक मारती दिखाई दी।
उसे पता नहीं क्या सूझा कि उतस्कता से कहने लगा, उधर की लांती जिंदगी से तो अच्छा है कि तुम लोग इधर ही बस जाओ। सारी रिश्तेदारी उधर है, क्या करें, कुछ नहीं सूझता। मन तो करता है पंजाब में बस जाएं, जहां सरेआम तो कुछ नहीं है, ना इतनी छुआछूत है। हमरे को भी 3-4 साल हो गए हैं यहाँ रहते और देखते हुए। औरतें तो भाई हर जगह छुआछूत से परे हैं। भाइये ने बात को आगे चलाते हुए कहा, बतेरी को देसनों को जट खरीद के ले आए हैं और बहुत सी पुरबनों को। हाँ, सोहलपुर वालियां हमको तुमको नहीं करती। वैसे औरत बेचारी का भी हमारी तरह क्या है, न धर्म न वरण। पानी को चाहे जिस चीज में डाल दो उसी में रम जाता है, उसी रंग का हो जाता है। भाइये ने बिना रुके कहा। भैये ने सर के इशारे से हाँ कह के सर झुका लिया और हुंकारा भरा। शार, एक गल मेरे को याद आ रही है। पिछले दिनों में साढ़े पिंड का ड्राइवर जो पहला बम्बे ट्रक चलाता सी बता रहा सी कि बेसवा का पेशा ऊंची नीची दोनों जातियों की औरतें करती हैं, पर कमला विशिष्ट, बिमला वर्मा, शर्मा वगैरह का रेट दूसरियों से काफी ज्यादा है। भाइये ने अपनी तरफ से नई जानकारी देते हुए कहा, एक ही पेशे में कितना फर्क। मैं उसकी गल सुन के हैरान रह गया कि इस धंधे में भी कहाक जात पात देखते हैं। गोरी चुट्टी होती है शायद इसलिए। चलो छोड़ो, कहाँ कहाँ की गल करिए। भाइये ने खुद ही शुरू की हुई बात को समेटते हुए कहा। पास बैठे एक और भैये ने अपने दाएं हाथ की उंगली से निचले होंठ के अंदर से खैनी को निकालकर झटका दिया और फिर बाएं तरफ गर्दन घुमा के दांतों में से थूक की पिचकारी मारी। भाइये और भैयों के चेहरे देखने और ये बातें सुनने ने मेरे मन में उथल पुथल मचा दी। कई पहेलियों जैसी बातें मेरी समझ से बाहर रह गईं। फिर भी जी में आता कि ये बातें लगातार होती रहें और मैं गौर से सुनता रहूं। पर टोकरे में बिठाई हुई काली रंगत वाली अलफनंगी और स्नेहल जैसी न्यानी के लगातार एक सांस में ऊंचा ऊंचा रोने के कारण सबका ध्यान उधर को खिंच गया। उसके आंसू यूं गिर रहे थे जैसे बर्फ की कुल्फी पिघल रही हो। पास ही उसकी माँ लाल मिर्चें रगड़ती सिलबट्टा छोड़ के और साड़ी का पल्ला सर पर संवारने के बाद उसे बहलाने लगी। रोती हुई बच्ची के खुश्क बिखरे बालों का घोंसला सा बना हुआ था और उसके गालों पर आंसुओं की धारों की लकीरें अब भी दिख रही थीं, चाहे अब वो चुप हो चुकी थी। उधर सिल से मिर्चों वाले लाल पानी की एक बारीक सी धार अब भी बह रही थी, जो पल भर बाद छोटे छोटे कतरों में बदल गई। जरा देर बाद मुझे लगा कि लाल मिर्चें हम सबके दिलों पर पड़ गई हों और उन्होंने दिलों के अंदर भड़तू डालना शुरू कर दिया हो। शायद इसी कारण मेरी ऊपर रखी बाहें अपने आप खुलकर नीचे को लटक गईं और हाथों में अजीब सी हरकत आ गई कुछ करने के लिए। पलों की खामोशी के बाद भैये ने फिर बात छेड़ी। यार, मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि इस मुल्क में हमारा क्या है। तो और सुन ले, तीसरे दिन जरीब झंडे उठा के पैमाइश करने आ जाते हैं और हमारे वेहड़े के बीच निशान लगाते हैं कि चमारों के सारे घर हमारी छोड़ी हुई शामलात जमीन में हैं। तुम लोग जमीन के टुकड़े की बात कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम गरीबों की बहु बेटियां उनकी शामिलात हों। भैये ने भाइये की बात बीच में टोकते हुए जैसे किसी राज की गहरी रमज मारी हो। सर के छोटे छोटे बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसने फिर कहा, तुम हमरे से अच्छे हो। जमीन नहीं तो क्या, थोड़ी बहुत इज्जत तो है। भैये की जबान इतनी भारी हो गई थी जैसे किसी बड़ी इमारत से टकरा के गुंबदी आवाज में बदल गई हो। ये सुनकर भाया हक्का बक्का उसके मुंह की तरफ देखता रह गया। भैयों और भाइये के मसूसे चेहरों को देख के हमारे अपने मुंह लटक से गए। मेरा मन उचाट सा हो गया। पता नहीं किन जन्मों कर्मों की सजा झेलनी पड़ रही है। भैये ने अपने आप से सवाल किया, जो हम सब ने सुना। जन्मों कर्मों को आग लगाओ, कोई जुगत सोचो इन जालमों से पीछा छुड़ाने की। जैसे हमारे बंदे कांग्रेस के आगे मांगे रखते हैं, तुम भी वैसा ही सोचो। सर डाल के रोने धोने से कुछ नहीं बनने वाला इस बेईमान मुल्क में। भाइया तजवीज़ें पेश करता सियाने सुलझे इंसान का झावला डालता लगा। एक बार तो मेरे जी में आया कि आगे से मेरी माँ पर हाथ ना उठाया करे और ना उसकी धी की बहन की किया करे, अगर वो इतना ही अकल वाला है।
फिर ये ख्याल हवा के झोंके की तरह एकदम कहीं और चला गया। सूरज के थोड़ा पश्चिम की तरफ जाने के साथ ही परछावें पूरब की तरफ लंबे हो रहे थे, ऐन भइयों और भाइये होरां के दुखों दर्दों की लंबी कथा की तरह। हवा अब पहले से तेज बहने लगी थी। झड़ी की टहनियों के पत्ते उड़ उड़कर इर्द गिर्द गिरने लगे और कुछ हमारे पैरों में। खाले की रेत हवा में उड़ने लगी। चारों तरफ हवा के बगुले उठने लगे। पूरब ने अपने नयानों को उठाकर तंबुओं के अंदर चली गई। हम अडोल रहे और हाथों से आंखों को मिट्टी से बचाने में लग गए। इसी दौरान भैये ने उठते और पीछे से झुग्गा झाड़ते हुए कहा, अच्छा भाई मच्छरदास, ये हवा अब थमने वाली नहीं। ये लड़के सर पर खड़े हैं, इनको भी मंजिल तक पहुंचाना है। पल भर बाद हमारी तरफ आंख से इशारा करते हुए कहने लगा, बद्दे बन के दबा के पढ़ने लगो। सोढ़ी अमली और दूसरे मास्टरों के साथ कपत करता हूँ कल, जो दोनों को कभी घास पट्टे को, कभी डाक दे के जंडेरों वाले भंगे के खरास पे, तो कभी भोंदियाँ भेजते रहते हैं। कल तो मास्टर गुरबंता सिंह ज़रात वजीर ने स्कूल आना है, हमने बताया। उसके लिए हम सारी बरादरी ने पहले ही तय कर लिया है कि हमें भी ज़मीनें दे कांग्रेस। भाइये ने हमसे यूं बात की जैसे हम इस सारे सिलसिले को समझते हों। फिर बताने लगा, गुरबंता सिंह भी मास्टर था पहले। हमारे लोगों को कहता, ज़मीन रबड़ है जिसे खींच के बढ़ा दूं और तुम्हें बांट दूं। और हमारे बंदे उसकी ये दलील सुन के चुप हो गए थे। पिछले दिनों भोगपुर में किसी ने कहा है ना कि जिनके पास ज्यादा है और जमीन संभाली नहीं जाती, उनमें से काट के कमियों को घास चारे और कोठे डालने के लिए बंदोबस्त करा दे। 4 दिन वो भी सुख का सांस ले ले। कोई नहीं, हमारा वेला भी आएगा किसी दिन। भाइया खरवा जैसे बोलता बूढ़ों के खेतों की तरफ चल पड़ा और वहां मौका ताड़ के गधों को हाँकने लगे। जब बांध वाली जगह पर खर्चियां खाली होती, हम वहीं फुर्ती से पलाकी मार के गधों पर चढ़ जाते और खतानों तक पहुंचने तक अपनी एड़ियां गधों के पहलू में यूं मारते जैसे राजे महाराजों की तस्वीरों में देख रखा था। यूं हम कितनी ही देर गधों से खेलते रहे, पर छावें और लंबे हो गए। हमने पिंड का रास्ता पकड़ लिया। हवा के बगुले पहले ही बहती हवा में बदल गए थे। पता नहीं थक गए थे या क्या, रोशी और मैंने रास्ते में ज्यादा बातचीत न की। भाई ये कि दोपहर वाले ख्यालात शाम तक मेरे मन में बार बार आ रहे थे, जैसे आसमान के बादलों में से सूरज बार बार झांक रहा हो।